नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच। बात केंद्र में तो अडानी और मोदी होंगे, यह आप जानते हैं, लेकिन आज बात करेंगे राहुल के पत्रकारिता की और जज के जाहिलपन भरे बयान की। यही दो मुद्दे हैं जो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्तों। बात को सीधे अगर उस पॉइंट पे आ जाए तो आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के द्वारा, राष्ट्रवादी पत्रकारों के द्वारा, निश्चय ही डाबर मीडिया, गोदी मीडिया, सुपारी मीडिया आपको ये नहीं दिखाएगी जो आज संसद में हुआ और उसके प्रतिकार में संसद के बाहर हुआ। संसद के बाहर आज एक आश्चर्यजनक घटना हुई, एक विस्फोट हुआ, एक अजीबो गरीब चीज देखने को मिली, राहुल गांधी की पत्रकारिता। मेरे दोस्त, इसी के साथ ही जज के जाहिल भरे बयान की बात बाद में करेंगे, पहले राहुल गांधी के पत्रकारिता की बात कर लेते हैं। आप मेरी टैगलाइन में देख रहे होंगे, आज मोदी और अडानी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू राहुल गांधी ने ले लिया, यानी राहुल गांधी आज पत्रकार बन गए। चलिए, अगर इसकी कल्पना की जाए, अगर इसे सोचा जाए, अगर इससे तुलना की जाए, तो अगर नरेंद्र मोदी और अडानी दोनों साथ आकर के सामने इंटरव्यू देते, ठीक है, और सामने पत्रकार रवीश कुमार होते, तो जो सवाल राहुल गांधी ने पूछा, निश्चय ही वही सवाल रवीश कुमार पूछते। और अगर ईमानदारी से सच बोलते हुए नरेंद्र मोदी और अडानी जवाब देते, तो वही जवाब होता जो आज दो सांसद नरेंद्र मोदी और अडानी का मुखौटा लगा करके बोल रहे थे। मैं जो कहना चाहता हूं आप समझ गए होंगे। अगर मोदी और अडानी साथ में इंटरव्यू देते और सच बोलते, तो वही बोलते जो आज संसद के बाहर राहुल गांधी के सामने दो अडानी और मोदी, नकली अडानी और मोदी, यानी मुखौटा लगाए अडानी और मोदी, जवाब दिया। सवाल वही होता जो राहुल गांधी ने पूछा। निश्चय ही अगर रवीश कुमार पूछते तो यही पूछते। हालांकि ना तो नरेंद्र मोदी और अडानी में इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है, इतना जज्बा है, इतना कुछ नहीं है, मतलब कायर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो हिम्मत करके रवीश कुमार को बुलाकर इंटरव्यू दे दें। संभव नहीं, असंभव है। उसी तरह से राहुल गांधी के सवालों का जवाब जो मुखौटा लगाए अडानी और मोदी ने दिया, वो बात अडानी और मोदी बोल ही नहीं सकते कभी भी। मेरे दोस्त, जब अडानी का नाम लेने पर संसद नहीं चलने दिया जा रहा है, अडानी की जांच हो, अडानी पर बात हो, अडानी पर बहस हो, उसके लिए संसद नहीं चलने दिया जा रहा है, किसी न किसी बहाने से रोज, आज देखा आपने, बिरला जी आए और बिरले बिरले चले गए, कुछ नहीं बोला। संसद में तो हंगामा होता ही रहता है, प्रयास ही नहीं किया। यानी पहले से तैयार आए थे कि चल के दस्तखत करके वापस आ जाएंगे। जैसे कभी कभी क्लासों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, क्लासों में टीचर आते हैं पर दस्तखत करके चले जाते हैं, हाजिरी लगा के चले जाते हैं, उसी तरह से ओम बिरला ने आज किया। यानी पहले से तैयार होकर के आए थे कि जाते ही एजेंट कर देना है, ठीक है, कर दिया। लेकिन जो संसद के बाहर हुआ वो अविस्मरणीय हुआ, एक रिकॉर्ड हुआ, पूरी तरह से वायरल हो रहा है वो वीडियो, जो बहुत धुंधले तरीके से मेरे पीछे चल रही है, आप देख रहे होंगे। मेरे दोस्त, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती वो विस्फोटक इंटरव्यू आपके सामने आ जाया, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। जितना तीखा सवाल एक रवीश कुमार जैसा पत्रकार कर सकता है, वही राहुल गांधी ने नकली अडानी मोदी से किया। और मोदी और अडानी ने क्या जवाब दिया आपने सुना। खैर, इसे कल्पना में ही रहने दें, इसे यहीं तक छोड़ दें। लेकिन ये इतनी छोटी बात भी नहीं है मेरे दोस्त। आज
पूरे देश में अडानी एक मुद्दा बन चुके हैं, अडानी एक पनौती बन चुके हैं, एक समस्या बन चुके हैं। देश, नरेंद्र मोदी, संविधान एक तरफ और अडानी एक तरफ। नरेंद्र मोदी के लिए देश एक तरफ और अडानी एक तरफ। नरेंद्र मोदी के लिए गुजरात सहित पूरा भारत एक तरफ और अडानी एक तरफ। इसकी भी व्याख्या थोड़ा आगे चल करके करेंगे, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए कि जो भी हो रहा है, जैसे आज किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, किसान क्या मांग रहे हैं? एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। नरेंद्र मोदी उन्हें सुन सकते हैं, बुला सकते हैं, बात कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी का ही वायदा था कि वो कमेटी का गठन करके और उनकी मांगों को पर विचार करेंगे और मांगे मानेंगे। बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, गोली लेकर खड़े हैं, कीले ठोक कर बैठे हुए हैं। आने ही नहीं दूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं दूंगा एमएसपी। अब चलिए, ये सब क्यों हो रहा है? बहुत साधारण सी बात है, बहुत साधारण तरीके से इसे आप समझ सकते हैं कि अडानी नहीं चाहते इस तरह का कोई एमएसपी वाला मैटर सामने आए या उसे माना जाए, क्योंकि बहुत भार अडानी पर ही पड़ेगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी देश की सारी व्यवस्था अडानी को दे चुके हैं। अडानी वो बोझ उठाना नहीं चाहते। क्यों उठाएंगे? मोदी भी नहीं चाहते कि हमारा अडानी, हमारा बेचारा अडानी इतना बड़ा बोझ उठाए। और अडानी, किसान जाएंगे तो कहां जाएंगे? किसान आज कर क्या सकते हैं? मेरे दोस्त, कर सकते थे, लेकिन उस समय ये बात अगर समझ जाते तो कर सकते थे। जब नरेंद्र मोदी अधिग्रहण में बदलाव करके एक ड्रैकोनियन कानून ला करके पूरे देश के किसानों से उनकी जमीन छीनने की साजिश किए, भूमि अधिग्रहण बिल लाए, तभी लोगों को समझ जाना चाहिए था। हालांकि सत्ता में पूरी तरह से काबिज नहीं थे, बहुमत नहीं था, वरना उस समय कर लेते नरेंद्र मोदी। एक दो बार, तीन बार ऑर्डिनेंस के जरिए उसे लागू करके फिर से पीछे हटना पड़ा। और फिलहाल वही बात किसान बिल लेकर के जब आए दूसरे तरीके से किसानों की जमीन पर कब्जा करने के लिए, मेरे दोस्त, तब भी वही हुआ। चलिए, अब अडानी और मोदी के संबंधों के बारे में और इस इंटरव्यू पर कुछ और बातें आगे चल करके कहेंगे, लेकिन एक बात जो सामने आई है, एक बयान जो शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज का है, जो भी नाम हो, नाम से क्या लेना देना। हालांकि वो ये किसी फैसले के टाइम पे नहीं बोला है, इसके लिए इसकी व्याख्या की जा सकती है, बखिया उधेड़ कर की जा सकती है। इसलिए ये बात मैंने कहा कि एक जज के जाहिल भरे बयान की, जाहिलपन भरे बयान की। तो एक जज ने कहा कि ये देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा। जो मैं समझता हूं कि एक जज के लिए ये बोलना किसी भी तरह से उचित नहीं, ठीक नहीं, या संविधान के दायरे में भी नहीं, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि कानून में भी है। अब वो कौन सी किताब पढ़ के कानून की आए हैं, या क्या उनकी शिक्षा दीक्षा है, कहा नहीं जा सकता। जब जज हैं तो निश्चय ही पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब पढ़े लिखे लोग अगर इस तरह जहालत की बात करें, मूर्खों की बात करें, इस तरह से नासमझ की बात, नासमझी की बात करें, कैसा लगता है? देश कहां जा रहा है? और यह सिर्फ इसलिए हो रहा है कि सत्ता में बैठा एक क्रूर इंसान खुश हो जाए या उससे कुछ पारितोषिक मिल जाए, बस इतना ही ना। आज हाई कोर्ट के जज हैं, कल सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, या वहीं से रिजाइन करके सीधे चुनाव लड़ सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। आपने देखा शायद कलकत्ता हाई कोर्ट में ऐसा हुआ कि किसी हाई कोर्ट या किसी जज ने ऐसे ही रिजाइन करके तुरंत ज्वाइन किए और अब सांसद भी है, शायद है या नहीं है पता नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने रिजाइन करके चुनाव तो लड़ा था, इतना तक तो पता है। मेरे दोस्त, अब समझ में नहीं आता कि ये जज साहब बहुसंख्यक होने के नाते जज बन गए, और ये जज संविधान के लिए हैं या बहुसंख्यक के लिए हैं?
और अगर संविधान के लिए है तो पूरे देश के लिए है, देश की सारी जनता के लिए हो। इनके लिए तो संख्यक बहुसंख्यक अल्पसंख्यक इनका तो कोई मैटर ही नहीं, इनसे तो कोई रिलेशन ही नहीं है उसका। इनके आगे चल करके जब ये न्याय करेंगे तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के हिसाब से करेंगे या कानून की लिखी किताबों और उद्धरणों के अनुसार करेंगे। कानून पर चलकर कानून की किताब के अनुसार न्याय करेंगे या अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के हिसाब से फैसले दिया करेंगे। खैर, ये अगर आगे भी जज रहते हैं तो देश के लिए, देश के कानून के लिए, देश के संविधान के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा बनेंगे। इनके बारे में संज्ञान लेना चाहिए राष्ट्रपति को, जो कि सवाल ही नहीं उठता कि लें। प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री को तो खुश करने के लिए ही ये बोले ही हैं, तो वो कहां से इस पर कोई टिप्पणी करेंगे या इसको गलत कहेंगे। वो तो यही चाहते हैं कि लोग अल्पसंख्यक बहुसंख्यक जाति धर्म संप्रदाय इन सब में बटे रहें, आपस में लड़ते रहें, यही तो चाहते हैं वो। अब सवाल यह है कि बहुसंख्यक के लोग हैं कहां हैं। 80 करोड़ लोग, मोदी के अनुसार 80 करोड़ लोग भीख का कटोरा लेकर के 5 किलो अनाज की लाइन में खड़े हैं। क्या ये जज साहब, उनमें अल्पसंख्यक भी होंगे, उसमें दूसरे संख्यक भी होंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन क्या ये जज साहब उन 80 करोड़ भीख के कटोरे के बारे में कोई फैसला दे सकते हैं, कुछ निर्णय ले सकते हैं, कुछ उनके हित के लिए कि उनका भीख का कटोरा उनके हाथ से हटे, उनको कुछ न्याय मिले, उस पर कुछ कर सकते हैं। और अगर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात की जाए मेरे दोस्त, तो अल्पसंख्यक कौन है? देश के कुछ धनाढ्य लोग, उनमें गुजराती माफिया ज्यादा है। आप भी जहां 80% वही है। और अब तो वो 80% को छोड़ दीजिए, एक पर आकर टिक गया है। वो अल्पसंख्यक कौन है? आज कुछ लोगों के साथ ही कुछ चोर, अगर अडानी कल्प्रिट है, अगर अडानी चोर है, अगर अडानी फ्रॉड है, अगर अडानी ड्रग का व्यापारी है, अगर अडानी देश को बर्बाद कर रहा है, अगर अडानी देश के लिए समस्या है, तो देश के लिए समस्या 140 करोड़ के लिए है और वो अकेला है, या 100-200 या प्रधानमंत्री जैसे लोग उसके साथ होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं ना। तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात है। यहां अल्पसंख्यक कौन है? अडानी या अडानी जैसे ठग्स और चोर, ये अल्पसंख्यक है। और बहुसंख्यक कौन है? कटोरा लेकर हाथ में खड़ा है, 5 किलो अनाज की भीख मांग रहा है, हर महीने मुफ्त का अनाज पाने के लिए लाइन में खड़ा होता है, अपने बच्चों की पढ़ाई छोड़कर, अपनी जरूरी कामकाज छोड़कर 5 किलो अनाज के लिए लाइन लगाता है, लेता है, उसे भीख ही कहा जा सकता है। और हम कहें, हम नहीं कह रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी कहते थे हमने तुमको 5 किलो अनाज दिया और तुम हमको वोट नहीं दोगे। मतलब वो नहीं, उनके आसपास के लोग कहे, इनडायरेक्टली वो भी कहे, तो भीख ही हुआ ना। किसी चीज को आप दे रहे हो मुफ्त में और उससे जतला भी रहे हो तो ये तो भीख ही हुआ ना। तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, यहां जज साहब बड़े क्लियर हैं कि वो अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हैं, यानी कुछ माफिया और चोरों के साथ खड़े हैं। वो बहुसंख्यकों के साथ नहीं खड़े हैं जो 80 करोड़ लोग भीख का कटोरा लेकर मुफ्त की अनाज के लिए लाइन में खड़े हैं। जज साहब की भाषा, जज साहब की बात अल्पसंख्यक के साथ है, यानी अडानी जैसे चोरों के साथ है, रोजगार मांग रहे नौजवानों के साथ नहीं। वो बहुसंख्यक है, किसानों के साथ नहीं है क्योंकि वो बहुसंख्यक हैं, फिर भी उनके साथ नहीं है। वो जज साहब की भाषा, जज साहब का न्याय अडानी और मोदी के साथ है, कुछ ठगों के साथ है, कुछ माफियाओं के साथ है, कुछ चोरों के साथ है कि नहीं है? सामने से अगर उनकी भाषा का अर्थ निकाला जाए तो यही होता है ना। अगर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात करें, जज साहब ने कहा वो बहुसंख्यक, जज साहब की के मत से अगर देखा जाए तो वो बहुसंख्यक के साथ खड़े होना चाहते हैं। तो जज साहब को पिछड़ी जाति यानी शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, जिनका सबसे बड़ी जनसंख्या है, वो बहुसंख्यक हैं, उनके साथ खड़ा होना चाहिए, अडानी और अंबानी के साथ
मोदी या कुछ ठगों के साथ क्यों खड़े हैं? उनका समर्थन यहां तो वो, और ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? ये तो निश्चित है कि अगर किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार की समस्या है इस देश में, तो उसके लिए जिम्मेदार अल्पसंख्यक अडानी है। अगर किसानों के साथ न्याय नहीं हो रहा है तो उसके लिए अल्पसंख्यक अडानी है। अगर मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, महंगाई से कमर टूट रही है, इनकी ही संख्या ज्यादा है ना, ये बहुसंख्यक है। तो कहां जज साहब, कौन सा आपका न्याय फैसला या इस देश की व्यवस्था कौन सा उनके साथ खड़ी है? आप तो, आपका बयान भी अल्पसंख्यक से, यानी अडानी जैसे चोर से या सत्ता से कुछ पाने के लिए आपका बयान भी है। खैर, आप अपने बयान को खुद ही अकेले में बैठकर सोचिए, पढ़िए, देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। न्यायविद हैं, पढ़ लिख कर आए हैं, पढ़े लिखे होकर के भी अगर जाहिलपन की बात करेंगे तो मैं नहीं समझता कि उचित है। और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक है कौन? सब इंसान हैं। कोई भी अल्पसंख्यक नहीं है, कोई भी बहुसंख्यक नहीं है। जो पीड़ित है वो न्याय चाहता है। अगर आप एक पीड़ित को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की निगाह से देखेंगे तो न्याय कहां से दे पाएंगे? कैसे न्याय कर पाएंगे? कैसे अब जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उसके साथ न्याय कर पाएंगे? और उस कुर्सी पर बैठे हैं जिस कुर्सी पर बैठकर आप आगे अपना कार्य करेंगे, कैसे न्याय कर पाएंगे जब आपके दिमाग में इतनी घटिया बात भरी हुई है? तो खैर, ये आपकी बात है, आपके मन में जो था आपने कहा ठीक नहीं था, समाज के हिसाब से, देश के हिसाब से, संविधान के हिसाब से। और आपकी बात तो फिर संविधान को ना मानने वाली बात हो गई। फिर संविधान कहां रह गया? जब आप अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के हिसाब से न्याय करेंगे तो संविधान कहां रह गया? यह सब कुछ मोदी की कारस्तानी है, मोदी के लिए हो रहा है, वो अडानी के लिए हो रहा है, अडानी की कारस्तानी है। देश को नरेंद्र मोदी, अडानी सब मिलकर के फिर से आदिम युग में ले जाना चाहते हैं, जब सिविलाइजेशन से पहले इंसान रहा करता था, कहीं नंगे, भूखे, जानवरों को खाता था या फल फूल बाद में खाने लगा, सिविलाइजेशन हुआ। वहां भी वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई, आपस में लोग लड़ते थे, कोई कानून नहीं था, कोई न्याय नहीं था। जो मारता था वो महाबली था, वही नेता था। जो हारता था, यानी जंगल का कानून, जंगल में जब हम रहते थे, आप वहीं ले जाना चाहते हैं। जो जीतेगा, जो बहुसंख्यक होगा, क्या तर्क, किस तर्क में आपने कहा ये बात, वो तो आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन आपने मेरे बार बार ये कहने वाली बात की, अडानी को न्यायपालिका भी रिपोर्ट कर रही है, यानी अडानी के हिसाब से न्यायपालिका भी चल रही है, वो आपने साबित किया। ठीक, ये आपका बयान है, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता और इस पर कुछ कहना भी ठीक नहीं है। लेकिन मूल बात, अगर इस देश की कोई समस्या है, इस देश की गरीबी, इस देश की बेरोजगारी, इस देश की भूखमरी, इस देश की सब कुछ, भारत अगर आज मुसीबत में है, भारत सारी समस्या की जड़ में अडानी है, मोदी है। और वो क्यों? एक समय था जब लूट करके लोग यहां धन इकट्ठा करके स्विस बैंक में ले जाकर जमा किया करते थे, दूसरे देशों के बैंकों में जमा किए, और उसी के नाम पे नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े, उसके नाम पर वोट मांगे, उस काले धन को ला करके लोगों को खुशहाली देने का झूठा वादा, जुमला दिखा करके वोट मांगे। नरेंद्र मोदी जितने जुमले छोड़ रहे थे, हम गरीबी दूर कर देंगे, महंगाई दूर कर देंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, बुलेट ट्रेन लेके आएंगे, देश बदल देंगे, स्वर्ण काल आ जाएगा, अमृत काल आ जाएगा, दुनिया भर के जुमले, झूठ मक्कारी नरेंद्र मोदी ने बोला। लेकिन उस समय केंद्र में यह होता था कि अगर काला धन आ जाएगा तो सच है कि भारत दुनिया का सबसे अमीर देश बन जाएगा।
300-400 लाख करोड़ रुपया जब भारत को वापस मिलेगा अपना चोरी गया हुआ, तो क्या होगा आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। जो नरेंद्र मोदी कहा करते थे या कहलवाया करते थे अपने दलालों से, उसको तो नरेंद्र मोदी अंडरग्राउंड कर दिए, उसमें हिस्सेदारी बटा ली, और उसी अंडरग्राउंड पैसे के लिए आज सारी समस्या खड़ी हो गई है। नरेंद्र मोदी उस पैसे को जो ब्लैक मनी विदेशों में जमा थी उसमें से हिस्सेदारी बंटवा करके 50-50 कर ली। सारे काले चोरों को, क्योंकि 80% उसमें गुजराती थे, इनके भाई बनते, तो उनको माफी मिल गई, उनको देश से बाहर ले जाकर के बसा दिया, उनको वहीं पैसे टिका दिए, वो सारे पैसे अंडरग्राउंड कर दिए, जो अब सेबी के जरिए इन्वेस्टमेंट के नाम पर फ्रॉड कंपनियों के जरिए मॉरिशस और डबल टैक्सेशन ट्रीटी के देशों के जरिए भारत लाया जा रहा है, अंडरग्राउंड तरीके से अडानी की कंपनियों में डाला जा रहा है, उसके हिसाब से पूरा देश चलाया जा रहा है, देश को खरीदा जा रहा है, अडानी के नाम किया जा रहा है। यह सब कुछ उसी काले धन के लिए हो रहा है, और उस काले धन को छुपाकर नरेंद्र मोदी अडानी को दे दिए हैं। अडानी इसीलिए बार बार चाहे कितना ही बवाल मच जाए उसके शेयर नहीं गिरते। नहीं क्यों गिरेंगे? क्योंकि जब उसके पास इतना, मतलब 200-300 लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, और फ्रॉड कंपनियां दुनिया भर की हैं, उन फ्रॉड कंपनियों के जरिए कुछ कंपनियों को पैसे देकर के वही पैसे उन शेयरों में लगाए जाते हैं, खरीदे जाते हैं, अपने ही शेयरों को खुद ही उन्हीं ब्लैक मनी के जरिए खरीदा जाता है, सेबी उस पर सहयोग करती है, चुप रहती है, कोई, आप समझ सकते हैं। तो उसी ब्लैक मनी के जरिए ना तो अडानी के शेयर गिरने दिए जाते हैं, ना तो अडानी के खिलाफ जांच होने दी जाती है, उसी ब्लैक मनी के जरिए चुनाव लड़े जा रहे हैं, नेता खरीदे जा रहे हैं, सरकार बनाई जा रही है, उसी ब्लैक मनी के जरिए अब अडानी सारे निर्णय लेता है, देश की कार्यपालिका को, विधायिका को, मीडिया को, प्रशासन को, सिस्टम को, सबको अपनी जेब में खरीद कर डाल लिया है। देश का रोड, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, सब कुछ अपनी जेब में डाल लिया है खरीद करके, उसी ब्लैक मनी के जरिए। सारे समस्या की जड़ वो काला धन है मेरे दोस्त, और क्योंकि नरेंद्र मोदी उनके साथ खड़े हैं, क्या किया जा सकता है? कैसे रोका जा सकता है? कैसे से उसके शेयर के दाम गिरेंगे? कैसे उसके खिलाफ जांच होगी? आप देख रहे हैं, संसद चले ना चले, देश जाए भाड़ में, कानून और संविधान की जरूरत ही नहीं है नरेंद्र मोदी को। संविधान ही तो नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा दुश्मन है, यही तो चाहते हैं वो संविधान को खत्म करना। नौटंकी अलग है कि वो जाते हैं संसद में संविधान को नमस्कार करते हैं, ये तो नाटक है।